नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सेट मल्टीप्लिकेशन पर। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान के बारे में, यानी कि विज्ञान साइंस। जो साइंस है, साइंस को तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात पढ़ने से जो साइंस का पहला भाग होता है फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें साइंस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है साथियों साइंस की। जो साइंस है, साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है? जो साइंस शब्द है ये लिया गया है साइंटियो शब्द से बना है साइंस शब्द, यानी कि साइंटियो जो शब्द था साइंटियो शब्द से बना है साइंस शब्द। जो साइंटियो किस भाषा का शब्द रहेगा? साइंटियो। जो साइंटियो रहेगा ये लैटिन भाषा का शब्द रहेगा और साइंटियो से ही शब्द बना है हमारा साइंस। अब आगे बात करते हैं जो साइंस है, साइंस को तीन महत्वपूर्ण भागों में बांटा गया है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कौन सी रहेगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स भौतिकी, हिंदी में बात करें तो रहेगा फिजिक्स को हम कहते हैं भौतिकी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और तीसरी रहेगी हमारी बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। भौतिकी, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। और बायोलॉजी की बात, बायोलॉजी रहेगी हमारी जीव विज्ञान। जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स के अंदर हम नेचर यानी कि प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी कि प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे किसके अंदर? फिजिक्स के बारे में। और रसायन शास्त्र यानी कि रसायन विज्ञान, यानी रसायन यानी कि केमिकल्स व अभिक्रियाओं यानी केमिकल्स व रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री के अंदर। रिएक्शंस व यानी रसायन व अभिक्रिया यानी कि केमिकल व रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे हम रसायन विज्ञान के अंदर। और बायोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे छात्रों जीव जंतु, यानी कि सांस लेने वाले जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे हम जीव विज्ञान के अंदर। उसके बाद आगे बात करते हैं तो साथियों फिजिक्स है, ये फिजिक्स के जो पिता माने जाते हैं किसे कहा जाता है? जो फिजिक्स के फादर ऑफ फिजिक्स रहेंगे साथियों, कौन रहेंगे? फादर ऑफ फिजिक्स रहेंगे साथियों आइजैक न्यूटन, यानी कि सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद आगे बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन रहेंगे? फादर ऑफ केमिस्ट्री रहेंगे लेवाइजर। कौन रहेंगे? लेवाइजर। उसके बाद आगे बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले फादर ऑफ बायोलॉजी बात करने से पहले जो ये बायोलॉजी वर्ड था, ये बायोलॉजी वर्ड किसके द्वारा दिया गया था? जो बायोलॉजी वर्ड था ये दो साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। दो साइंटिस्ट का क्या नाम रहेगा? दो साइंटिस्ट का नाम रहेगा साथियों लेमार्क और दूसरे साइंटिस्ट रहेंगे ट्राइविरेंस। कौन से रहेंगे? ट्राइविरेन। और जो बायोलॉजी का जो वर्ड दिया था ये दिया था लेमार्क और ट्राइविरेन। और जो बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है साथियों अरिस्टो। किसको कहा जाता है? अरिस्टो को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की दो सब ब्रांचेस बताई गई हैं, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग रहेंगे? वो रहेंगे साथियों हमारे बॉटनी व जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे यानी कि पादप विज्ञान, और जूलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जंतु विज्ञान के बारे में। बॉटनी के अंतर्गत जो बॉटनी को हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी कि पादप विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, जिसके अंदर स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाए वो होता है जूलॉजी। और ये स्टडी ऑफ प्लांट जिसके अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाए वो होता है साथियों हमारा बॉटनी। तो अब बात करते हैं साथियों फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो यानी फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है साथियों थियोफ्रास्टस। किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है साथियों अरिस्टो। किसको कहा जाता है? अरिस्टो। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहा जाता है अरिस्टो को, और फादर ऑफ बॉटनी रहेंगे हमारे थियोफ्रास्टस। अब बात आती है कि बॉटनी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी द हिस्ट्री ऑफ प्लांट, और जूलॉजी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी द हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया। जो ये हिस्ट्री ऑफ प्लांट थी किसके द्वारा लिखी गई थी? थियोफ्रास्टस के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम रहेगा द हिस्ट्री ऑफ प्लांट। द हिस्ट्री ऑफ प्लांट। प्लांट का मीनिंग होगा यानी पादप विज्ञान का जो इतिहास है, पेड़ पौधों के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है थियोफ्रास्टस की बुक रहेगी द हिस्ट्री ऑफ प्लांट। उसके बाद एक जूलॉजी के ऊपर बुक लिखी गई थी उसका नाम रहेगा द हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया, यानी कि सभी जीव जंतुओं के बारे में जो बताई गई है हिस्ट्री ऑफ एनिमलिया।
जो हिस्ट्री ऑफ एनिमल या इसके अंतर्गत एनिमल्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आगे बात करेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? तो ग्रेविटेशन। आगे बात करते हैं साथियों फिजिक्स के बारे में, यानी कि फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहले टॉपिक का नाम रहेगा साथियों ग्रेविटेशन। कौन सा टॉपिक रहेगा? सबसे पहले बात रहेगी यानी ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल पहला टॉपिक रहेगा ग्रेविटेशन। जो सबसे पहले ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्रेविटेशन का मीनिंग होता है साथियों कोई भी चीज अपनी तरफ यानी कि जो अट्रैक्ट होती है। ग्रेविटेशन का मीनिंग होता है जो फोर्स हमें धरती की तरफ खींचता है, यानी कोई भी चीज जो हम हवा में उछालते हैं वो वापस धरती की तरफ आती है, यानी जो बल खींचता है वो कौन सा बल होता है? ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले जो ग्रेविटेशन के बाद बात करते हैं ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी। इसके बारे में एक सिद्धांत दिया गया था, बहुत ही फेमस सिद्धांत रहेगा ग्रेविटेशनल लॉ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो किसके द्वारा दिया गया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया गया था। और इसके अंदर क्या बताया गया था? इसके अंतर्गत यह बताया रहा था कि कोई भी दो बॉडी हो सकती है, मास 1 और दूसरी बॉडी रहेगी मास m2। कोई भी दो बल यानी कोई भी दो बॉडी आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसी नियम को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लॉ। यानी कि कोई भी दो चीज आपस में एक दूसरे को अटैच करते हैं, कोई भी दो चीज आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, उसी नियम को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लॉ। तो जैसे कि ये मास 1 और मास 2 ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे की तरफ खींच रही है, तो ये रहेगा ग्रेविटेशनल लॉ। और जो बीच की डिस्टेंस रहेगी वो रहेगी r। तो इसी से इन्होंने ड्राइव किया था ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बताएगा? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 अपॉन इनके बीच की जो दूरी रहेगी r स्क्वायर, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। f का मीनिंग होता है यानी कि बल किसके प्रोपोर्शनल रहेगा? मास m2 दोनों बॉडियों का जो मास अपॉन में इनकी जो दूरी रहेगी, इनके बीच की दूरी रहेगी r स्क्वायर। इसकी जगह हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल जो ये प्रोपोर्शनल साइन लाइन, इसकी जगह फॉर्मूला आता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला रहेगा साथियों ग्रेविटेशनल लॉ का। F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये g क्या होता है? ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या रहेगा? g रहेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और m1 क्या रहेगा? मास ऑफ बॉडी m1 और मास ऑफ बॉडी m2। और r स्क्वायर क्या रहेगा? यानी कि दो पिंडों के बीच की जो आपस में दूरी रहेगी वो रहेगी साथियों r। और g क्या रहेगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद आगे बात होती है जो ये g होता है, जो g की वैल्यू कितनी होती है? तो g की वैल्यू होती है साथियों 6.67 गुणा में 10 की पावर -11। जो g होता है, g का मान कितना होता है? g का मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये होती है g की वैल्यू और g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट के बारे में, यानी कि इसकी SI यूनिट कैसे हमें ड्राइव की जाती है। यानी कि SI यूनिट ड्राइव करने के लिए साथियों SI यूनिट हमें पता है कि साथियों फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और यहाँ r होता है, और जो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 के बारे में लिख सकते हैं। यानी जो फोर्स है मास और m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा r स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है जब हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो जो ये बीच इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी है वो भी बढ़ेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है साथियों 1/r स्क्वायर। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है जब हम फोर्स को घटाएंगे तो जो दूरी होगी बढ़ जाएगी, जब फोर्स को बढ़ाएंगे तो दूरी होगी घट जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कोई चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज क्या होती है? घटती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है कोई चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी उसी दिशा में काम करती है। तो इसकी SI यूनिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी SI यूनिट के लिए हम लिख सकते हैं F × r स्क्वायर। F × r स्क्वायर। F क्या रहेगा? फोर्स और r रहेगी इनके बीच की डिस्टेंस। F r स्क्वायर अपॉन m1 × m2। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है साथियों r।
न्यूटन क्या होती है साथियों, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन। और जो ये आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर होती है यानी कि दो पिंडों के बीच की दूरी, दूरी हम किस में मापते हैं, दूरी मापते हैं मीटर स्क्वायर में, यानी ये क्या बन जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये क्या रहेगा, ये रहेगा मास, मास हम किस में मापते हैं, बार को किस में मापते हैं, बार को मापते हैं किलोग्राम में, तो इसके लिए क्या रहेगा किलोग्राम, और किलोग्राम स्क्वायर, दो मास रहेंगे तो किलोग्राम स्क्वायर, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो ये रहेगी इसकी एसआई यूनिट, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी साथियों, कई बार पूछ जा सकती है। एसआई यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर इनवर्स स्क्वायर। अब तक हमने पढ़ा साथियों ग्रेविटेशनल लॉ, यानी ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ग्रेविटेशनल लॉ होता है कि यानी कोई भी दो बॉडी जो अपनी तरफ किसी चीज को अट्रैक्ट करती हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ को आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और जो ये ग्रेविटेशन रहेगा, ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला हमने तो ड्राइव किया, ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला रहेगा F = G m1m2/r²। और जो G रहेगा यहाँ पे G क्या रहेगा, ये रहेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। और जो एक बात यहाँ से 1% जरूर करना चाहता हूँ, जो वैल्यू ऑफ जी, यानी जो वैल्यू ऑफ जी किसके द्वारा दी गई थी, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी के जी को हेनरी क्वांटिस के द्वारा दिया गया। कई बार सिलेक्शन प्रश्न होता है जो ये ग्रेविटेशनल लॉ तो न्यूटन के द्वारा दिया गया, लेकिन जो ये वैल्यू है जी की 6.67 × 10⁻⁻11 ये वैल्यू किसके द्वारा दी गई थी, तो ये वैल्यू दी गई थी हेनरी क्वांटिस के द्वारा, जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज भी हेनरी क्वांटिस के द्वारा की गई थी। और फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी हेनरी क्वांटिस के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आगे बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट रहेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। उसके बाद आगे बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी साथियों, यानी कि ये दो बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या रहेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, दूसरी प्रॉपर्टी रहेगी यह एक कमजोर बल भी होता है, यानी कि कहने का मकसद ये कोई चीज अगर ऊपर फेंकेंगे तो कुछ समय बाद धरती पर वापस आ जाएगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज वीकेस्ट फोर्स। और इट इज है लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज इसलिए बोल सकते हैं किसी चीज को कितनी ऊपर फेंक ले, जो ग्रेविटेशनल लॉ है अपनी शक्ति की वजह से उसे नीचे खींच सकता है, तो हम बोल सकते हैं इसकी दूसरी क्या रहेगी, इट हैव लॉन्ग रेंज, इट हैव लॉन्ग रेंज, यानी कि इसकी जो मात्रा होती है, लंबाई जो रेंज होती है वो बहुत काफी लंबी होती है, और ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, यह एक वीक फोर्स भी रहेगा, यानी यह एक कमजोर बल है, यानी कि वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट फोर्स रहेगा। और चौथी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, जो ग्रेविटेशनल लॉ होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके 1/r², यानी कहने का मतलब जो फोर्स है इनकी जो बीच की दूरी है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। यदि हम अगर फोर्स को बढ़ाएंगे व्हेन फोर्स इज इंक्रीज, तो यानी कहने का मतलब क्या होगा, जो ये r है ये क्या होगी, घटेगी। अगर r को बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब फोर्स के बढ़ाने पर जो इनके बीच की दूरी है वो घट जाएगी, और दूरी घटाने पर जो फोर्स क्या होगा, फोर्स बढ़ जाएगा। इससे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता था, तो उस क्वेश्चन के बारे में हम उसके बारे में हम डिस्कस करें। इससे परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये था, जो एफ रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑप्शन दे रखे थे r, दूसरा ऑप्शन रहेगा r², तीसरा ऑप्शन दे रहेगा 1/r², और चौथा ऑप्शन था डी यानी कि नन ऑफ दी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हमने अभी पढ़ा था अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस जो r² डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, यानी कि दो बॉडी के बीच की जो दूरी होती है r², उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और दूसरा क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि साथियों अगर जो ये r है यानी जो डिस्टेंस रहती है, अगर हम डिस्टेंस को आधा कर दे तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन ये था व्हेन द r इज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ये बोल सकते हैं, यानी व्हेन द r इज हाफ देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, देन व्हाट इज
the effect of what is the effect on force, यानी कि यदि हम जो r है यानी कि जो r रहेगी डिस्टेंस रहेगी इसको हम आधा कर दें तो फोर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और ऑप्शन क्या दे रखे साथियों, ऑप्शन दे रखे थे डबल टाइम्स यानी कि 1 बाय डबल टाइम्स इंक्रीज यानी हाफ देन 1 टाइम्स इंक्रीज हाफ टाइम्स। दूसरा ऑप्शन दे रखा साथियों इंक्रीज 4 टाइम्स। तीसरा ऑप्शन दे रखा था इंक्रीज 2 टाइम्स। और चौथा ऑप्शन दे रखा था साथियों इंक्रीज 1 टाइम्स, इंक्रीज 1 टाइम्स। तो इसके लिए साथियों हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशन लॉ का। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा Gm1m2 बाय r स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला किसका रहेगा, ये रहेगा ग्रेविटेशन लॉ का फार्मूला। तो इसी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे रहेगा साथियों, फोर्स का फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन इसलिए बोल रखा है कि r को कितना कर देता है हाफ कर दिया है ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी r कितना होता है, r होता है r स्क्वायर और इसका आधा करते हैं तो ये हो जाएगा r बाय 2 स्क्वायर, यानी कि r बाय 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर इनटू 4, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर और 8 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यानी इसको हम बोल सकते हैं कि किसका फार्मूला बन गया वापस फिर से ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला बन गया Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर और ये इसको हम लिख सकते हैं F इनटू 4, यानी कि फोर्स हो जाएगा और कितने गुना हो जाएगा, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन का, इसका आंसर बनेगा इंक्रीज 4 टाइम्स। यदि हम r को डिक्रीज करेंगे आधा घटाएंगे तो फोर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फोर्स होगा वो 4 टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो साथियों इससे अगली वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।